प्लाज्मा जो है कितना रहता है ब्लड में? 55%। रेस्ट ऑफ द 45% हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Figure 18.1, and they constitute nearly 45% of the, कितना, लगभग 45% ब्लड का वो कंस्टिट्यूट करता है। हमारे बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये डायग्राम, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पहला पार्ट हो गया एरिथ्रोसाइट्स, विच इज रेड ब्लड सेल्स। A healthy adult man has on an average 5 millions to 5.5 millions of RBCs per millimeter cube of blood। क्या तो 1 मिलीलीटर में कितना रहता है? 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, बहुत है, क्या खासा है। खास करके अगर देखा जाए तो वाइट ब्लड सेल के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है क्या वाइट ब्लड सेल कितना है? बहुत कम है उसके पिक्चर, ठीक है। वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स भी कम ही है। आरबीसीज कहाँ पे फॉर्म होता है? दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन दी एडल्ट्स, तो बोन के अंदर में फॉर्म हो, और इसके पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है। इस प्रोसेस में, है ना, यहां पे देखिए दिख रहा है प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल। तो बेसिकली ये स्टेम सेल जो है बोन मैरो में रहता है, और ये स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट, पोटेंट का मतलब कि पोटेंशियल है, क्षमता है इसके अंदर, प्लूरी का मतलब प्लूरल, बहुत सारा, तो बहुत सारे सेल्स का बनने का क्षमता है इसके अंदर। ये है स्टेम सेल, और ये कहाँ रहता है? बोन मैरो के अंदर। तो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल है वो आरबीसी भी बन जाएगा, वो डब्ल्यूबीसी बन जाएगा, अलग अलग प्रकार के वो सेल्स बनाएगा, ठीक है। और आरबीसी के प्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोपोएसिस, क्योंकि आरबीसी का एक दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इसके फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को आयरन का जरूरत रहता है, विटामिन B12 का जरूरत रहता है, विटामिन B9 का जरूरत रहता है। क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए अगर आयरन की कमी है, या विटामिन B12 की कमी है, या B9 की कमी है, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं कम हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है खून का कमी हो गया बेचारे को। क्लियर है क्या? RBCs are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape। RBC एक बार जब मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है। ये जो स्टेम सेल्स हैं इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह रहेगा, ठीक है। लेकिन जब ये मैच्योर होने लगता है तो देख रहे हैं लूजेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस निकल गया, ठीक है। और भी बाकी कुछ कुछ ऑर्गेनल्स भी निकल जाते हैं, लेकिन मेन चीज क्या है? न्यूक्लियस नहीं रहता है रेड ब्लड। क्लियर है क्या? यस और नो? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस रहेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने का मेन रीजन क्या है? क्योंकि भैया ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके के अंदर। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ताकि वो कैरी कर सके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके। क्लियर है क्या? साइटोप्लाज्म कंटेनिंग हेमोग्लोबिन, ठीक है, दैट इज रेड ब्लड सेल, एंड दीज आर बाइकनकेव डिस्क्स विथ नो न्यूक्लियस एंड दे कैरी ऑक्सीजन। बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव का मतलब क्या है? कनकेव हम लोग जानते हैं, कनकेव इज लाइक दिस, है ना। तो ना कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में ऐसे कर देते हैं, याद है?
है ना। तो कनकेव का मतलब होता है इधर केव टाइप का, केव है ये, क्लियर है क्या। बाय कनकेव मतलब कि दोनों तरफ से केव टाइप का है, क्लियर है क्या। तो कुछ ऐसा रहता है, ऐसा समझ में, ठीक है। तो ये बीच में जो है पतला रहेगा, ऊपर में साइड में मोटा रहेगा, क्लियर है क्या। ये सॉर्ट नो, ये हो गया बाय कनकेव, ठीक है। सिंपल वे में समझ सकते हैं, हम लोग जो है घर में खाते हैं पेड़ा, पेड़ा रहता है ना, पेड़ा जब बनता है ना, तो माँ क्या करती है, बीच में दबा देती है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट, क्लियर है क्या। तो इट इज बाय कनकेव इन शेप, ये इंपॉर्टेंट है, और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं रहता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर सके, है ना। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं हीमोग्लोबिन का क्या काम है। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स, ठीक है। तो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन। हीम ग्रुप रहता है, उसके बीच में आयरन रहता है, दिख रहा है क्या, और 4 रहता है, इसीलिए 4 तरफ से ऑक्सीजन को पकड़ता है, क्लियर है क्या, ऐसा और ना, ठीक है। याद है हम लोग देख रहे थे, है ना, Hb प्लस O2, तो ये HBO 8 दे रहा था, यस और नो, 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है। क्यों 4 ऑक्सीजन को, क्योंकि भैया इधर 4 है, क्लियर है क्या, ऐसा और नो। 4 ग्रुप है, ये एक एक ग्रुप जो है ना, 4 ग्रुप, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, and the color and name of these cells. A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 milliliter of blood. ये 100 मिलीलीटर में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. पिछले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ लिए हैं अच्छे से। RBCs have an average lifespan of 120 days, 120 दिन जिंदा रहेगा ये, after which they are destroyed in the spleen, कहाँ पे, स्प्लीन पे डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन में, स्प्लीन बहुत ही नैरो ब्लड वेसल वहाँ पे रहता है, क्लियर है क्या। स्प्लीन में एकदम नैरो ब्लड वेसल रहता है, तो जब एरिथ्रोसाइट जब ऑलरेडी अच्छा खासा जो है वियर एंड टियर हो चुका है, तो बेचारा जब उधर जाता है ना, तो वो क्या कहते हैं, ऑलरेडी है ना 120 दिन जब होता है, जब वहाँ पे गया, क्योंकि वो बहुत नैरो रहता है ऑलरेडी, इसमें बहुत वियर टियर हो जाता है, तो जाने के क्रम में ही बेचारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी का ये जो है ना, जो स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी बेचारे लोग मर जाते हैं, कहाँ पे मरते हैं, स्प्लीन में, क्लियर है क्या, ठीक है। तो आरबीसी लाइफ साइकिल 120 डे लाइफ स्पैन, कांस्टेंट वियर एंड टेयर, ठीक है ना, कांस्टेंट वियर एंड टेयर अच्छा खासा है। नो रिपेयर पॉसिबल, व्हाई नॉट, क्यों रिपेयर पॉसिबल रहता है, बेचारे के अंदर न्यूक्लियस वगैरह है नहीं कुछ, ठीक है। डेड आरबीसी इज रिमूव्ड बाय मैक्रोफेजेस इन लीवर, स्प्लीन एंड मैरो, ठीक है। लेकिन हमारे लिए मेजर चीज क्या है, मेन चीज क्या है, स्प्लीन, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। तो आप दिख रहे होंगे छोटू सा ही ये जो है, ये है स्प्लीन, दिख रहा है क्या, ये सर नो, ठीक है। आगे बढ़ते, स्प्लीन, ठीक है। आरबीसी का कहानी खत्म। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, ल्यूकोसाइट्स के बारे में, ठीक है। ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
पूरा इम्यूनिटी वगैरह इसी से आता है. Leukocytes are also known as white blood cells, that is WBC, as they are colorless due to the lack of hemoglobin. इन बेचारों के पास हेमोग्लोबिन नहीं रहता है. बेचारा नहीं है ये, हेमोग्लोबिन नहीं रहता तो कुछ सोच के ही नहीं रहता, क्योंकि इम्यूनिटी वगैरह में काम करना है इसको. तो इसके ये कारण क्या है, ये कलरलेस है. ठीक है. दे आर न्यूक्लिएटेड and are relatively less in number. इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है. ठीक है. और जो है इनफैक्ट न्यूक्लियस ऐसा रहता है कि आरबीसी के अंदर नहीं है ना न्यूक्लियस. ठीक है ना, ये दिख रहे हैं है ना, यूसिनोफिल में 2 लोब रहता है न्यूक्लियस, दिख रहा है क्या, एक ये है ना. न्यूट्रोफिल में तो 1 2 3 4 5 लोब रहता है. ठीक है ना, अच्छा खासा लंबा रहता है न्यूक्लियस. तो पॉइंट है कि इसमें न्यूक्लियस रहेगा. दे आर रिलेटिवली लेस इन नंबर. आरबीसी कितना था 1 मिलीलीटर में, वो तो ग्राम था. 100 मिलीलीटर में 5 to 5.5 मिलियन. ठीक है ना, 5 मिलियन मतलब 50 लाख. 50 लाख आरबीसी है 1 मिलीलीटर में. ये कितना है भैया, दिस इज ओनली 6000 to 8000. बहुत डिफरेंस है. गेटिंग ना, बहुत डिफरेंस है. So they are relatively lesser in number, which averages 6000 to 8000 millimeter cube of blood. Leukocytes are generally short-lived. ये 120 दिन तक बेचारे लोग नहीं रहते हैं. ठीक है ना. अलग अलग ल्यूकोसाइट का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. तो मोस्टली क्या है, 13 से 20 दिन के बीच में सारा ल्यूकोसाइट का बाय बाय. We have 2 main categories of WBCs, that is granulocytes and agranulocytes. ठीक है. तो ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या होता है, अगर ध्यान से देखिए इसमें, ये अग्रैनुलोसाइट्स में और ग्रैनुलोसाइट्स में, इसके साइटोप्लाज्म में छोटा छोटा ग्रैन्यूल्स दिख रहा है क्या, दिख रहा है. थोड़ा थोड़ा दाना टाइप का है साइटोप्लाज्म में, जैसा और ना, ये सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है. क्लियर है क्या. दैट्स व्हाई दिस इज ग्रैनुलोसाइट एंड दीज आर ग्रैनुलोसाइट. कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. न्यूट्रोफिल्स, eosinophils and the basophils are different types of granulocytes. ठीक है. कैसे इसको डिवाइड करते हैं, शायद इसमें नहीं बोला है. एक्चुअली क्या होता है, न्यूट्रोफिल, eosinophil एंड बेसोफिल, ये हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स. तो इसका नाम क्यों पड़ा, न्यूट्रोफिल, eosinophil और बेसोफिल क्यों नाम पड़ा. ठीक है ना. तो इयोसिन करके एक डाई होता है, समझ में है ना. इयोसिनोफिल में अगर आप उस डाई को, मतलब कि WBC में वो डाई दिए आप, कौन सा डाई, इयोसिनोफिल, जो कि एसिडिक होता है. ठीक है, एसिडिक डाई. तो जब आप दिए एसिडिक डाई, तो ये जो इयोसिनोफिल है ये उससे स्टेन्ड हो जाता है. वो कलर जो है ना, उसके अंदर में आपको कलर दिखने लगेगा. क्लियर है क्या, ऐसा और ना. इसीलिए इसको हम लोग इयोसिनोफिल कहते हैं. बेसोफिल में क्या है, बेसिक डाई. कौन सा, बेसिक डाई. इसीलिए इसको हम लोग बेसोफिल कहते हैं. ठीक है. तो ये है, ये सब किस कलर का, सब वाइट ही है, क्योंकि सब वाइट ब्लड सेल है. नहीं समझ में, अरे समझ में, सब ये सब वाइट ब्लड सेल ही है. लेकिन जब हम लोग इसको डाई में रखते हैं, एसिडिक डाई या बेसिक डाई में, तो ये कलर्ड हो गया, इयोसिनोफिल कलर्ड हो गया, और बेसोफिल भी कलर्ड. तो इसके कारण जो है ये स्टेन्ड हो जाता है. क्या हो जाता है, स्टेन्ड. क्लियर है क्या, ऐसा और नो.
ठीक है। और ये जो न्यूट्रोफिल है भैया, ये दोनों से स्टेन हो जाता है, एसिडिक से भी और बेसिक। इट गेट्स स्टेन बाय बोथ। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? हाँ, इओसिनोफिल से भी और बेसोफिल। ठीक है। So neutrophils, eosinophils, basophils are different types of granulocytes, while the lymphocytes and monocytes are agranulocyte। और lymphocyte और monocyte जो है ना, ये डाई नहीं होता है, ये किसी से भी डाई नहीं होगा। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अग्रेनुलो। Neutrophils are the most abundant cells of the total WBCs। तो जितना WBC है, WBC कितना है इस बुक के अनुसार, 6000 से 8000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये जो है उस 8000 में से 60 से 65% जो है वो क्या है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो मतलब कि 48,000 इज ऑलमोस्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ द टोटल WBCs। और बेसोफिल जो है ये बहुत ही कम है, 0.5 to 1%। क्लियर है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल ऑलमोस्ट सेम ही है, हल्का सा डिफरेंस है, और अग्रेनुलोसाइट्स पे कमी, अग्रेनुलोसाइट ठीक ठाक है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स ये कितना है, 6 to 8% आर फैगोसाइटिक सेल्स। तो हम लोग जो है फैगोसाइटोसिस हम लोग पढ़े हैं पहले। क्या होता है फैगोसाइटोसिस? कोई भी एक सेल है, मतलब कि से छोटा सा बैक्टीरिया घुसा, ठीक है, तो ये सेल आएगा और ये सेल जो है आकर के इसको खा लेगा। सेल क्या कर लेगा, खा लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस कौन करता है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये दोनों जो है क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस करता है। दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आया है, पहुंचा है, तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जाएंगे और उसको खा लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल जो है कैसे काम करता है, न्यूट्रोफिल का क्या काम है, फैगोसाइटिक है, ठीक है, खा लेगा जाके। बेसोफिल्स, व्हाट डज बेसोफिल डू, एक मिनट, अब ये थोड़ा सा हम लोग लिख लीजिए। ठीक है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, इट इज अ मल्टीलोब्ड रहता है ये। ठीक है, इसको इसीलिए एक नाम देते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये मल्टी लोब, मतलब कि बहुत सारा लोब है, दिख रहा है क्या, यस और नो? यस और नो? जनरली 5 लोब रहता है, लेकिन 5 लोब कब रहता है, जब ये मैच्योर होता है तब। स्टार्टिंग में 2 ही लोब रहता है। क्लियर है क्या? 2 लोब से 3 होगा, 3 से 4 होगा, फिर 4 से 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मल्टीलोब रहेगा। बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन, दीज आर द मोस्ट कॉमन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू माइक्रोबायल इन्फेक्शन। तो माइक्रोब्स आया, आकर के क्या करेगा, न्यूट्रोफिल खाएगा उसको। इओसिनोफिल, खास करके पैरासिटिक इन्फेक्शन जब होगा तब फिर पैरासाइट्स क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर होस्ट भी हमारे बॉडी के अंदर रहता है, उसको होस्ट भी चाहिए, हैबिटेट भी चाहिए, और उसको खाना भी चाहिए, दैट इज पैरासाइट। तो इओसिनोफिल जो है खास करके पैरासाइट्स पे काम करेगा। क्लियर है क्या, ऐसा और ना?
पेट वगैरह में कीड़ा वगैरह है तो इयोसिनोफिल जाकर के उसको मारने का कोशिश। बेसोफिल इज एलर्जिक एंड एंटीजन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब बेसोफिल का देख लेते हैं। बेसोफिल्स दे सेक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, heparin, etc., and are involved in inflammatory reactions. ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए। तो बेसोफिल्स secrete histamine, serotonin, heparin, etc., and are involved in inflammatory reactions. ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का है WBC। कौन सा? बेसोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, दीज आर ग्रेनुलोसाइट्स। हिस्टामाइन क्या करता है? इट रेगुलेट्स अ प्लेथोरा ऑफ पैथोफिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, इन्फ्लेमेशन, and the regulation of vasodilation and bronchoconstriction. In addition, it can also serve as a neurotransmitter. एक एक चीज़ का हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो हिस्टामाइन जो है रेगुलेट्स अ प्लेथोरा, है ना, ऑफ पैथोफिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कौन वाला? पैथोजन वाला। जब पैथोजन अटैक किया, अंदर आ गए, तो हमारा बॉडी जो है अलग अलग टाइप से रिस्पॉन्ड करता है। तो वो जो है उसमें एक मेन चीज़ है हिस्टामाइन, जो कि उस समय एक्ट करेगा। तो कैसे एक्ट करेगा ये? पैथोफिजियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो कैसे एक्ट करेगा? गैस्ट्रिक एसिड जो है सेक्रीट करेगा। गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीट करने से क्या होता है? गैस्ट्रिक एसिड है भैया, है ना, HCl, वो जो है क्योंकि पैथोजन है ना, तो पैथोजन को मारने के लिए कार्यरत है, कार्य करेगा, काम करेगा वो। ठीक है, इन्फ्लेमेशन से क्या होता है? जहाँ पे स्वेलिंग होता है, आप देखिएगा वहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से फिर वो पैथोजन मारा जाएगा। रेगुलेशन ऑफ वैसोडिलेशन। ठीक है, तो अब जहाँ पे पैथोजन आया है वहाँ पर बहुत सारा जो है खास करके न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जाएगा उसको खाने के लिए। ठीक है, अटैक करेगा, WBC मतलब कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है अटैक करेगा। तो वहाँ पर जो है ज़्यादा ब्लड जाएगा, तभी तो ज़्यादा वो इम्यून सिस्टम, जब ज़्यादा हमारा वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे निकलेगा। क्लियर है क्या? तो ज़्यादा वहाँ पे ब्लड पहुँचाना ज़रूरी है। तो ज़्यादा ब्लड पहुँचाने के लिए ब्लड वेसल जो है चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, वासोडिलेशन। क्लियर है क्या? तो हमारा जो वास्कुलर टिश्यू है, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं, वो डिलेट कर जाएंगे। ठीक है, फैल जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है WBC सेक्रीट होगा और जाकर के वहाँ पे अटैक करेगा। और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, और उस समय ये भी चाहेगा कि भैया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाए, तो वहाँ पे वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा। जो ऐसे था उसको थोड़ा सा अंदर। क्लियर है क्या? इसका काम है ये हिस्टामाइन का। ठीक है, इन एडिशन इट कैन ऑल्सो सर्व एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? तो एक न्यूरॉन से दूसरे, है ना, न्यूरॉन्स तो जुड़ा हुआ होता है ना, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, ऐसे करके ब्रेन तक जाता है ऐसे। तो जो जहाँ पे जुड़ा रहता है वहाँ पर जो है न्यूरो ट्रांसमीटर रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल को भेजेगा। क्लियर है क्या? उसमें भी वो एक्ट करता है। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो दिस इज हिस्टामाइन, लिख लीजिए। Serotonin is a chemical that carries messages between nerve cells in the brain and throughout your body. It plays a key role in such body functions as mood, sleep, digestion,
nausea, wound healing, bone health, blood clotting and sexual desire. ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सेरोटोनिन. ये सिंपली वे में लिख लीजिए. एनसीईआरटी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जिक्र करता है. ठीक है, लिख लीजिए. हेपारिन. ठीक है, हिस्टामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, अब हेपारिन. Heparin is used to prevent or treat certain blood vessels, heart and lung conditions. तो हिस्टामाइन जो है ना, हिस्टामाइन जो है डिलेशन करता था, और ये हेपारिन जो है क्या करेगा, इसका जो है एंटी कोएगुलेशन इफेक्ट है. समझ में? आपको पता है जब जब ये क्या है, ये है स्नेक का वेनम ले रहा है. ठीक है, वेनम कलेक्ट हो चुका है, स्नेक का वेनम ले लिया है और स्नेक के वेनम को दे रहे हैं किसमें, है ना, एक जगह है ना, एकदम एक ड्रॉप देगा, देखना है, एकदम हल्का सा एक ड्रॉप देंगे वो. ठीक है, ये ब्लड में, ये ब्लड है इधर. अब इसमें देखिए हल्का सा एकदम एक ड्रॉप है. एक ड्रॉप थोड़ा सा और देखा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए. तो थोड़ा देर तक रख दिया, ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ा ही देर तक, थोड़ा देर तक रखा. हाँ, अब देखिए क्या हो जाएगा. ये रखा, ये देखो क्या हो गया, दिख रहा है, एकदम गाढ़ा हो गया है ना, एकदम गाढ़ा हो गया. अब बताइए कि ये ब्लड जो है ट्रैवल कर पाएगा? नहीं कर पाता है. ठीक है, मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रैवल करना. ठीक है, तो केवल ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अच्छा चीज़ है. इनफैक्ट जो हैमरेज वगैरह होता है सब क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है. ठीक है नहीं? तो हमारे बॉडी के अंदर एंटी क्लॉटिंग केमिकल्स भी है, जिसमें एक है हेपारिन. क्लियर है क्या इस और नो? तो हेपारिन इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट सर्टेन ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड लंग कंडीशंस. Heparin is also used to prevent blood clotting during open heart surgery, bypass surgery, kidney dialysis and blood. क्लियर है क्या इस और नो? ये जो हेपेरिन है ये क्या करता है, ये इट प्रिवेंट्स. ठीक है, किसको प्रिवेंट करेगा, दिख रहा है, थ्रोम्बिन को प्रिवेंट करता है, एंटी थ्रोम्बिन को फैक्टर है. ठीक है, जिसके कारण फाइब्रिन का क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है. क्लियर है क्या? ब्लड के अंदर क्या है, फाइब्रिनोजन है जो कि सल्यूबल है, और वो फाइब्रिनोजन जो है प्रोथ्रोम्बिन मिलता है, उसके कारण वो फाइब्रिन में बदल जाता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और वो इनसॉल्युबल एक नेट फॉर्म करता है जो कि क्लॉट फॉर्म करेगा. क्लियर है? ठीक है, तो हेपेरिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग. क्लियर है, लिख लीजिए. Eosinophils, that is 2 to 3%, resist infections and are also associated with allergic reactions. हम लोग पहले लिख ही लिए ऑलरेडी eosinophil के बारे में. पैरासिटिक इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है. कोई भी पैरासाइट हमारे अंदर है उसको जा करके जो है उससे लड़ाई करेगा. Lymphocytes 20 to 25% are of two major types, B and T. ठीक है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट था अग्रेनुलोसाइट में. मोनोसाइट जो था वो फैगोसाइटोसिस करता था, मैक्रोफेज खाता था जाकर के,
लिम्फोसाइट का क्या काम है? तो लिम्फोसाइट जो है दो है, बी और टी, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में वो मेमोरी वगैरह नहीं होता है फॉर्म। वैक्सीनेशन से क्या होता है, थोड़ा सा चला गया, अब अंदर में जो गया है वो हमारा बॉडी जो है उसको कैसे मारेगा वो समझ में आ गया उसको, और फिर वो याद रख लेता है। अगले बार अगर सही का इन्फेक्शन हुआ तो उसको मार देगा। असल में यही तो है ना इम्यूनाइजेशन। ये जो मेमोरी सेल्स वगैरह है कहाँ होता है, यही है। ऐसा में ऐसा ना, both B and T lymphocytes are responsible for the immune responses of the body, ठीक है। और ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 12 में, क्लास 12th में एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। Platelets, also called thrombocytes, are cell fragments produced from megakaryocytes, special cells in the bone marrow. बोन मैरो में एक स्पेशल सेल है, बड़ा सेल है। मेगा मतलब कि बड़ा है, कैरी मतलब न्यूक्लियस, बड़ा है ना, न्यूक्लियस वगैरह बड़ा है उसके पास, और वो सेल जो है टूट जाता है, उस सेल का फ्रैगमेंट्स है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स अराउंड 15 to 35 लाख ऑफ प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप सुने होंगे है ना, जब भी किसी को डेंगू होता है तो पूछते हैं भैया प्लेटलेट का काउंट क्या है, बोले 2 लाख, ठीक है। 1.5 लाख, बोले ठीक है। 1 लाख हो, जल्दी से वो पपीता का स्टार्ट करो लेना, क्या पपीता का पत्ता का, है ना। 80,000 और लो, दिन में 5 बार लो। 60,000, 50,000 जो एडमिट हो जाता है उससे, ठीक है। बहुत यही प्लेटलेट्स है, ठीक है। अब उस केस में अगर कहीं से कट वगैरह हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या नहीं होगा? फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है प्लेटलेट, ठीक है। प्रॉब्लम हो गई। Platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. Clear है क्या? ठीक है। A reduction in their number can lead to clotting disorders and will lead to excessive loss of blood from the body, ठीक है। ये formed elements हम लोग खत्म कर